हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिडनाइट रील्स। कहानी की शुरुआत में हम लॉरा ब्लैकलॉक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेशे से जर्नलिस्ट है और वह दी गार्डियन नाम के न्यूज़पेपर के लिए काम करती है। हाल ही में उसके द्वारा लिखे हुए एक आर्टिकल ने बहुत सारी सुर्खियां बटोर रखी हैं। वह जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती है सभी उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और वह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी बॉस रॉवन उसे अपने कैबिन में बुलाती है। लॉरा उसके कैबिन में जाती है तब रॉवन उससे बोलती है कि उसे कुछ दिनों की छुट्टियों पर चले जाना चाहिए। इस पे लॉरा उसे बताती है कि नहीं, वह अगर अकेले रहेगी तो उसे और भी ज़्यादा अजीब महसूस होगा। तब रॉवन उससे बोलती है तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। इस पर लॉरा उसे अपना लैपटॉप दिखाते हुए बताती है कि उसे एक सुपर याच पर आने का निमंत्रण मिला है। साथ ही में वह उसे यह बताती है कि यह यॉट अरोरा बोरियालिस नाम से जानी जाती है, जिसके ओनर रिचर्ड बुलर और एन है। पर दुर्भाग्यवश एन को 4th स्टेज ल्यूकीमिया है, जिसके चलते उन्होंने एक फाउंडेशन बना रखा है और वह 3 दिनों की ट्रिप पर जा रहे हैं जिसमें वह एक चैरिटी इवेंट करने वाले हैं और उसी चैरिटी इवेंट को कवर करने के लिए उन्होंने लॉरा को वहां पर बुलाया हुआ है। लॉरा उस याच पर बैठने के लिए तैयार होकर निकल पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि याच समुद्र के बीचों बीच खड़ी है और सभी मेहमानों को एक छोटी नाव के मदद से उस याच तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे ही लॉरा उस याच तक पहुंचती है वहां पर कार्ला, जो कि हेड स्टीवर्ड है, उसे अपने जूते उतारने का निर्देश देती है और उसे कहती है कि हमारे पास हर साइज़ के स्लीपर्स मौजूद हैं, आप उनमें से कोई भी स्लीपर पहन सकते हैं। इसके बाद लॉरा उस याच पर जाने लगती है और वहाँ पर आए हुए अन्य मेहमानों से मिलती है। वहाँ पर उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड भी दिखाई पड़ता है जिसका नाम बेन मॉर्गन है। उसे वहाँ पर पा करके वह बहुत अजीब सा महसूस करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि हेड सिक्योरिटी सभी मेहमानों को उनके कैबिन तक पहुँचा रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि लॉरा को कैबिन नंबर 8 दिया गया होता है। सभी मेहमानों के याच पर आ जाने के बाद याच रवाना हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि लॉरा अपनी बालकनी में खड़ी होकर के आराम कर रही होती है कि तभी उसे बगल वाले कैबिन नंबर 10 से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। साथ ही में उसे वहां से कुछ सिगरेट बर्ड उसी बालकनी से उसकी बालकनी में आकर गिर जाते हैं, जिन्हें वह उठा करके तुरंत ही डस्टबिन में डाल देती है। इसकी थोड़ी देर बाद ही रिचर्ड अपने सभी मेहमानों को इकट्ठा करता है और उनका याच पर आने का धन्यवाद करता है। साथ ही में वह अपने कुछ दोस्तों को उनके द्वारा दिए गए दान के लिए भी धन्यवाद करता है और वह अपनी बीवी के यहाँ पर ना उपस्थित होने के लिए माफ़ी भी मांगता है। वह बताता है कि एन की तबीयत थोड़ी ख़राब है और इस वजह से वो आप सभी से मिलने नहीं आ पा रही, पर वो जल्दी ही आपसे मिलने आएगी। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड का एक पुराना दोस्त डेनी टाइलर वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि थोड़ा देर से वहाँ पहुँचता है और फिर सभी मेहमान आपस में बातचीत करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि लॉरा रात के डिनर के लिए तैयार हो रही है और उसी दौरान वह अपने बॉस को कॉन्फ्रेंस पे लेती है और उसे बताती है कि बेन भी यहाँ पर आया हुआ है। वह बातें करते करते तैयार हो रही होती है। जैसे ही लॉरा तैयार हो करके डिनर के लिए आगे जाती है तो रास्ते में वह बेन को ग्रेस के साथ बात करते हुए देखती है। ग्रेस भी वहाँ पर आई हुई एक मेहमान होती है। उसे बेन को ग्रेस से बात करते हुए देख करके बहुत अजीब सा महसूस होता है और इस वजह से वो वहाँ से छिपती हुई भागने लगती है और गलती से कैबिन नंबर 10 में चली जाती है। लॉरा जैसे ही कैबिन नंबर 10 में जाती है वहाँ वो एक औरत को देखती है जो लॉरा को देख करके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी हुडी से अपना चेहरा छिपा करके वॉशरूम की ओर भाग जाती है। यह सब देख करके लॉरा को और भी ज़्यादा अजीब महसूस होता है और वह उसे सॉरी बोल करके तुरंत ही डिनर एरिया में चली जाती है। जैसे ही लॉरा डिनर करने के लिए बाकी मेहमानों से जाकर मिलती है, सभी उसकी खूबसूरती और उसके कपड़ों की तारीफ़ करते हैं। साथ में बेन मॉर्गन भी उसकी तारीफ़ करता है। यह सब देख करके लॉरा थोड़ा शर्मा जाती है। तभी सिक्योरिटी हेड लॉरा को बोलती हैं कि एन उनसे मिलना चाहती है। इस पर लॉरा तैयार होकर के एनी से मिलने चली जाती है। लॉरा जैसे ही एन के पास पहुंचती है, एन उसे बताती है कि एन ही है जिसने लॉरा को यहाँ पर इनवाइट किया है। एन लॉरा को बताती है कि वह काफ़ी समय से उसके आर्टिकल्स को पढ़ रही है
वो दोनों आपस में बातें करती हैं और हम देख पाते हैं कि एन इस वक्त बहुत बीमार है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो बार बार खांस भी रही है, और साथ ही उसने अपनी दवा लेना भी बंद कर दिया है। इसके बजाय उसने अपने बचे हुए समय का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। फिर हम देखते हैं कि एन लॉरा को वो स्क्रिप्ट दिखाती है जिस स्क्रिप्ट को वो उस फंक्शन में बोलने वाली है। वो लॉरा से कहती है कि तुम अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके अगर इस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर सको तो कर दो। उस स्क्रिप्ट को देख करके लॉरा हैरान हो जाती है, क्योंकि एन ने अपनी सारी संपत्ति अपने फाउंडेशन को दान करने की योजना बनाई है। एन ने समझाया कि जीवन हमेशा धन के बारे में नहीं होता। वो अपनी मृत्यु से पहले अपनी सारी संपत्ति को चैरिटी में लगाना चाहती है और जितना हो सके उतने अच्छे काम को करना चाहती है। फिर एन ने कागज़ को एक किताब के अंदर रख दिया, जिसे उसने अपनी किताबों की अलमारी के बीच छिपी चाबी के साथ एक बंद दराज में रख दिया। वहाँ से लौटने के बाद लॉरा अपने कैबिन में आते वक्त बेन से टकरा गई, जो कैबिन 9 में रह रहा था, और उसने उससे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। बेन निश्चित रूप से उनके रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक लग रहा था। लॉरा को भी ऐसा ही लग रहा था। बाद में जब लॉरा सो रही थी तो वह एक महिला को डूबते हुए देखने के बुरे सपने से घबराकर जाग गई। उसी समय उसने स्पष्ट रूप से कैबिन 10 से एक चीख सुनी, जो अज्ञात महिला द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद पानी में एक जोरदार छपाक की आवाज़ आई। लॉरा तुरंत बालकनी में देखने के लिए गई और यह देखकर पूरी तरह से चौंक गई कि बाहर बहुत ज़्यादा काला होने के बावजूद भी समुद्र में कोई तैर रहा था, और उसने कैबिन नंबर 10 की बालकनी पर खून के धब्बे देखे। यह देखने पर उसने तुरंत कैप्टन को सूचित किया कि कोई व्यक्ति पानी में गिर गया है। कैप्टन ने तुरंत ही पानी में तलाश करने के लिए याच को धीमा कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हेड स्टूवर्ड कार्ला ने जल्दी से सभी मेहमानों को उनके कैबिन में चेक किया, लेकिन कोई भी गायब नहीं था। फिर लॉरा ने रिचर्ड, कार्ला और सुरक्षा प्रमुख को बताया कि उसने पहले क्या देखा और सुना था। वह बताने लगी कि कैबिन 10 में एक महिला रह रही थी और उस महिला के सुनहरे बाल थे और वह हुडी भी पहने हुई थी। उसकी ऊंचाई लमसम लॉरा के बराबर ही थी। इस तरह वह बताने लगी कि कैबिन नंबर 10 में एक महिला रह रही थी और शायद उसी महिला को पानी में गिराया गया है। तब लॉरा ने उन्हें बताया कि वह महिला कैबिन नंबर 10 में रुकी हुई थी। तब सुरक्षा प्रमुख ने उसे तुरंत कहा कि कैबिन नंबर 10 में कोई नहीं रहता है, क्योंकि जिस मेहमान को उसमें होना था उसने 2 दिन पहले ही अपनी उपस्थिति को मना कर दिया था। लॉरा ने अभी भी जोर देकर कहा कि वह गलत नहीं है, लेकिन जब उसने बालकनी पर खून का दाग दिखाने की कोशिश की तो वह गायब हो चुका था। यहाँ तक कि सिगरेट के बड्स जिन्हें उसने बालकनी से फेंका था उसके कचरे के डिब्बे में भी नहीं मिले, क्योंकि कैबिन को पहले ही साफ कर दिया गया था। फिर आगे हम देखते हैं कि रिचर्ड ने सभी को आराम करने के लिए कहा और याच के कैप्टन ने रिचर्ड के आदेश पर कैबिन नंबर 10 का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह जहाज़ का वाईफाई का सिग्नल डाउन था और एक इंजीनियर उसे ठीक करने के लिए लगा हुआ था। उसने रिचर्ड को समझाने की कोशिश की और उससे सभी क्रू मेंबर से मिलने की गुजारिश की। लॉरा के बार बार जोर देने पर रिचर्ड मान गया और उसने सभी क्रू मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा होने के लिए कहा। जब सभी क्रू मेंबर्स एक साथ इकट्ठा हो गए तब लॉरा ने एक एक करके सभी के चेहरे को देखने का प्रयास किया, परंतु उनमें से भी कहीं पर भी उसे वह सुनहरे बालों वाली कैबिन 10 की महिला नहीं दिखाई पड़ी। इससे लॉरा बहुत ज़्यादा हताश हो गई और वह वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद लॉरा अपने भाषण के बारे में बात करने के लिए फिर से एन से मिलने गई, लेकिन एन ने उससे मिलने से मना कर दिया। वह यह कहने लगी कि आज सुबह से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और उसने अभी अभी दवा खाई है, इसलिए वह अभी उससे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती है। लॉरा ने आखिरकार बेन को पिछली रात की घटना के बारे में बताया। उसे बताया कि बाकी सभी को लगता है कि वह अपना आपा खो चुकी है। वह जानती थी कि वह कैबिन नंबर 10 में एक महिला से मिली थी। उसे अचानक बेन द्वारा ली गई तस्वीरों की जांच करने का विचार आया। उम्मीद है कि महिला गलती से कैद हो गई होगी, जिससे उसे आवश्यक सबूत मिल जाएंगे। दुर्भाग्य से महिला याच पर ली गई किसी भी तस्वीर में नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि वह हैरान रह गई जब उसने एडम द्वारा कई महीने पहले आयोजित एक पार्टी से बेन की तस्वीरों को देखा।
महिला मेहमानों में से एक थी। दुर्भाग्य से बेन ने उसे नहीं पहचाना और कहा कि वह सिर्फ एक अजनबी थी जो बार में चली गई थी। उसी क्षण लॉरा ने महिला की तस्वीर रिचर्ड और अन्य मेहमानों को दिखाई। यह ठोस प्रमाण नहीं था क्योंकि महिला को केवल महीनों पहले एक पार्टी में देखा गया था और जहाज पर नहीं। एडम ने तस्वीर देखने पर दावा किया कि वह उसे नहीं जानता, यह सोचकर कि वह सिर्फ एक अजनबी है। दूसरी ओर बेन को लॉरा के बॉस रोवन से एक दर्दनाक घटना के बारे में एक संदेश मिला था जिसे लॉरा ने कई महीने पहले देखा था। उसकी एक महिला मित्र के बारे में जो एक कार दुर्घटना में मर गई थी। बेन ने इस जानकारी को रिचर्ड और अन्य मेहमानों को बताया तो उसमें से डॉक्टर रॉबर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अक्सर जब हम कोई खतरनाक चीज़ों को अपनी आंखों से देख लेते हैं तो सोते वक्त वह हमें सपने के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह सब सुनकर के सभी मेहमानों को डॉक्टर रॉबर्ट की बात पर विश्वास हो गया। तभी रिचर्ड ने लॉरा को शांत करने की कोशिश की और उसे बोला कि उसे स्पा जाना चाहिए और साथ ही में उसने लॉरा को ये भी समझाया कि वो चाहता है कि यह क्रूज़ बहुत ही आराम से अपने मंजिल तक पहुंच जाए बिना किसी भी तरह की लापरवाही और किसी भी तरह की मुश्किल के। लॉरा स्पा में जब गई तो ब्यूटिशियन ने उसके चेहरे पर एक मास्क लगा दिया। लॉरा जब स्पा में गई तो उसे वहाँ पर बहुत आराम मिला और फिर वह वहीं पर सो गई, पर उसकी दोस्त की मौत की दर्दनाक याद उसके सपने में फिर से उभर आई। बाद में मास्क को धोते समय लॉरा को लगा कि उसने बाथरूम के बाहर खड़े एक व्यक्ति को और फिर उसने भाप से भरे दर्पण पर स्टॉप शब्द लिखे हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसको समझा रहा है कि उसे अपनी तहकीकात को रोक देना चाहिए। जब लॉरा ने स्टॉप लिखा हुआ देखा तो वो बाहर आकर के उस व्यक्ति को ढूंढने लगी, परंतु बाहर कोई भी नहीं था सिवाय एडम के, जो उसके बगल वाले कमरे में सोना का उपयोग कर रहा था। यह पता लगाने के लिए कि पहले उसके स्पा रूम में कौन दाखिल हुआ था, लॉरा ने जहाज के कप्तान से पिछले 20 मिनट की कैमरा फुटेज को दिखाने की गुजारिश की, परंतु कैप्टन ने उसे समझाया कि जहाज रवाना होने के बाद से याच पर लगे सभी सीसीटीवी को बंद कर दिया गया है। यह उन्होंने मेहमानों की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए किया है। फिर लॉरा ने अपने कैबिन में वापस अपना स्थान जारी रखा। उसी समय उसने देखा कि नाली पर कुछ बाल उसके निकल करके जाकर इकट्ठा हो रहे हैं। फिर उसे यह दिमाग आया कि ज़रूर कैबिन 10 में भी चूँकि दरवाज़ा बंद था इसलिए वह लापरवाही से अपनी बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई और पड़ोसी बालकनी पर चली गई। वह इस हरकत के दौरान लगभग समुद्र में गिरने ही वाली थी। एक बार अंदर जाने के बाद लॉरा ने सिंक में फंसे हुए सुनहरे बालों के गुच्छों को उठा लिया और उसे प्रमाण के रूप में अपने पास ही रख लिया। उसने तुरंत बेन को बाल दिखाए कि अज्ञात महिला असली थी और उसे कोई भ्रम नहीं हो रहा था। बेन ने इसके बजाय उसे शांत करने की कोशिश की और समझाया कि वे जहाज़ पर फंसे हुए हैं और इसके बारे में वो अभी कुछ नहीं कर सकते। उसने वादा किया कि एक बार जब वे डॉक कर जाएंगे तो वह उसके साथ जाकर के पुलिस स्टेशन में इन सबूतों के साथ कंप्लेन करेगा। हालांकि लॉरा शांत रहने वालों में से नहीं थी। वह इन स्थितियों के बारे में सोचने के लिए कुछ हवा लेने के लिए बाहर गई और ग्रेस से मिली, जो लॉर्स नाम के एक आदमी के साथ आई थी। ग्रेस ने लॉरा को बताया कि उनका रिश्ता नकली है, वे केवल लॉर्स और उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए डेटिंग करने का नाटक कर रहे हैं। ग्रेस ने आगे बताया कि लॉर्स एक प्रौद्योगिकी कंपनी का मालिक है जो AI और चेहरे की पहचान में विशेषज्ञता रखती थी और रिचर्ड्स उसके निवेशकों में से एक था। आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।